नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 14 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, एमवी गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अगर हम रिवर क्रूज की बात करें तो इस रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है, जहां पर एमवी गंगा विलास विश्व में सबसे लंबी एक तरह से रिवर क्रूज उपलब्ध कराएगा। अगर हम इसके संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत एक तरह से की गई है और ये जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3200 किलोमीटर की जो लंबाई है वो एक तरह से पूरी यात्रा में तय किया जाएगा और ये 51 दिन की यात्रा होगी और माना जा रहा है कि प्रतिदिन 25 से 20 हजार रुपए का खर्च होगा और पूरे 51 दिन की यात्रा की अगर हम बात करें तो जो खर्च है वो लगभग 20 लाख रुपए माना जा रहा है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है प्रमुख रूप से। अगर हम इस रिवर क्रूज की बात करें तो 25 अलग अलग जो रिवर स्ट्रीम्स हैं वहां से एक तरह से ये गुजरेगा। यह रिवर क्रूज की यात्रा वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच में होगी और साथ साथ आप देखें 1000 किलोमीटर का क्षेत्र होगा जहां पर यह बांग्लादेश से भी गुजरेगा। इस रिवर क्रूज में प्रमुख जो शहर होंगे वो होंगे काशी, पटना साहिब, बोधगया, विक्रमशिला, ढाका और सुंदरबन। इस यात्रा के माध्यम से अध्यात्म और प्रकृति दोनों का एक तरह से मिश्रण किया जाएगा। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज को प्रारंभ करके विश्व पर्यटन का जो मानचित्र है वहां पर भारत की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। तो अगर हम प्रश्न के संदर्भ में दोनों कथन को देखें तो पहला कथन सत्य है, यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। जहां तक हम दूसरे विकल्प की बात करें, इस क्रूज वेसल को भारत और बांग्लादेश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संयुक्त रूप से बनाया है। यानी अगर हम एमबी गंगा विलास की बात करें तो इसका निर्माण भारत में स्वदेशी तकनीक से किया गया है। इसमें किसी भी तरह से बाहरी एक तरह से जो सहायता वो नहीं है, तो इस आधार पर दूसरा विकल्प हमारा गलत हो जाता है। केवल पहला विकल्प सत्य है, तो हमारा उत्तर ए केवल एक सत्य है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सौलेदार शहर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखें, सौलेदार शहर आप कह सकते हैं कि जून जुलाई के बाद प्रमुख रूप से ऐसा पहला शहर है जहां पर रूस की सेना ने यूक्रेन में कब्जा किया है। तो ये शहर आपका स्थित है यूक्रेन में और प्रमुख रूप से इसकी जो स्थिति है अगर आप मैप में देखें तो यह पूर्वी यूक्रेन में स्थित एक तरह से शहर है। तो माना जा रहा है कि जून जुलाई में रूस की सेना के द्वारा कुछ जो शहरों पर कब्जा किया गया था यूक्रेन में, उसके बाद यह प्रमुख एक तरह से रूसी सेना की विजय है। सोलेदार शहर पर रूस का जो नियंत्रण स्थापित हुआ है, लेकिन अभी आप देखें तो यूक्रेन इसको मना कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रूस के द्वारा इसके लिए क्लेम किया जा रहा है, माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक ये रूस के नियंत्रण में है और ये रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस की स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूत करेगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प है सी, यूक्रेन। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम इस योजना के संदर्भ में देखें तो 2020 में कोविड काल में प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स की, जो गली में एक तरह से ठेले लगाने वाले लोग हैं, उनके रोजगार पर सबसे ज़्यादा हानि हुई थी क्योंकि सामान्य तौर पर लॉकडाउन की स्थितियों में उनके रोजगार छिन गए थे। तो उनको दोबारा ठेला लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें मजबूती दी जाए, उनको एक तरह से कुछ वर्किंग कैपिटल दिया जाए। यानी सरकार का प्रयास ये था कि जो भी एक तरह से स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कार्यशील पूंजी एक तरह से उपलब्ध कराई जाए, यानी वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए प्रमुख रूप से आप देखें पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया। इस योजना में आप देखें 10,000 रुपए का लोन मिल सकता है और आपको कुछ भी गिरवी रखने की या सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ आप देखें यहाँ पर आपको डिजिटल भुगतान करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और इस आधार पर 1200 रुपए का कैशबैक भी आपको वर्ष में मिलता है। साथ साथ अगर आपका नियमित रूप में भुगतान वापस आता है तो 7% की ब्याज सब्सिडी आपको दी जाती है और समय से भुगतान करने पर आपका 10,000 रुपए का जो लोन है, आप अगली बार जब जाएंगे तो आपके लोन की राशि बढ़ सकती है। तो पीएम स्वनिधि योजना अगर हम देखें तो वर्तमान में सरकार की काफ़ी सफल योजना है और पिछले 2 वर्ष में माना जा रहा है कि लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोन इसमें सैंक्शन किए गए हैं। अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो 45 लाख से ज़्यादा हैं जिन्होंने 4,606 करोड़ रुपए से ज़्यादा धन एक तरह से ऋण के रूप में प्राप्त किया है। इस योजना के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन की स्थिति भी स्ट्रीट वेंडर्स में बढ़ी है। साथ साथ अगर हम देखें तो स्विगी और जोमेटो जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके साथ भी स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ा गया है। तो यह काफ़ी एक तरह से सफल योजना है सरकार की तरफ से संचालित। अब हम अपने प्रश्न के दोनों विकल्पों को देखते हैं। पहला,
यह किसानों को डिजिटल लेन देन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखें डिजिटल लेन देन जरूर है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा, यह किसानों को आसानी से कर्ज लेने के लिए अनुशंसा पत्र देकर माइक्रो क्रेडिट की सुविधाएं देता है। तो प्रमुख रूप से किसानों के साथ यह योजना संबंधित नहीं है, यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये आपको तथ्य पता है तो दोनों ही कथन गलत होंगे, आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी, ना तो एक न ही दो। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन लाइफ के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि इसके बारे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोप 26 की जो जलवायु परिवर्तन की बैठक थी ग्लासगो शहर में 2021 में, वहां पर प्रमुख रूप से कहा गया था। और अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी हमारा जो एक तरह से जीवन चल रहा है उसको इस रूप में आगे बढ़ाना या उसमें ऐसे परिवर्तन करना जो पर्यावरण के अनुकूल है। लाइफ जो मिशन है उसके माध्यम से युवाओं को पर्यावरण के साथ में जुड़कर जो भी अपना एक तरह से लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन कैसे रखा जाए उसके बारे में प्रमुख रूप से बताने का प्रयास है। इस मिशन को 2022 में पिछले वर्ष प्रारंभ किया गया है और इसमें नीति आयोग के साथ साथ अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शामिल है। यानी यहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी साथ में शामिल है। इन दोनों की संयुक्त रूप से पहल है लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर हम दोनों कथन देखते हैं जो मिशन लाइफ के संदर्भ में जुड़े हुए हैं। पहला, इसकी शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तो यहाँ पर आप देखें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये तो शामिल है, लेकिन यहाँ पर ये जो पहला भाग दिया गया है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर है नीति आयोग, इसीलिए पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, यह लोगों को ग्रीन टॉक्स और ग्रीन प्लेज के माध्यम से धारणीय आजीविका के बारे में संवेदनशील बनाता है। तो ग्रीन टॉक्स का मतलब यह है कि आप अपने जो भी एक तरह से विचार रख रहे हैं या जो भी एक तरह से आप संकल्प लेते हैं उनमें आप पर्यावरण का ध्यान रखें, और इसके लिए लोगों को एक तरह से प्रेरित किया जाता है। और लोगों को प्रेरित करने का उद्देश्य ये है कि उनकी जो आजीविका है वो एक तरह से धारणीय यानी सस्टेनेबल रहे। पर्यावरण के अनुकूल अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बनाया जाए इसके संदर्भ में जो भी वो एक तरह से संकल्प लेते हैं वो भी प्रमुख रूप से आप देखें तो इस कार्यक्रम में शामिल है। यानी अगर हम सामान्य रूप में देखें तो प्लास्टिक के उपयोग को हम चाहें तो अपने जीवन से अलग कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई ग्रीन प्लेज हमने ली है तो हम कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं मिशन लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दूसरा कथन सत्य है और पहला असत्य है, तो हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल दो सत्य है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2022 में पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। अगर हम G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात करें तो G20 तो इसमें शामिल ही है, साथ साथ पेरिस क्लब शामिल है। देखिए पेरिस क्लब की अगर हम बात करें तो प्रमुख देशों का समूह है जो अलग अलग देशों को उधार देते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, यूएसए, यूके इस तरह से देश शामिल हैं। G20 और पेरिस क्लब के द्वारा मिलकर G20 कॉमन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। इस आधार पर पहला कथन सत्य है। यहाँ पर आप ध्यान रखें इस पहल को प्रमुख रूप से नवंबर 2020 में जब प्रारंभ किया गया था तो उद्देश्य यही था कि जिन देशों को कोविड-19 की स्थितियों में अलग अलग ऋण से गुजरना पड़ रहा है और ऋण वापस करने की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, उनको सहायता कैसे दी जाए। और इसीलिए आप ध्यान रखें कि आधारणीय ऋण मतलब जिस ऋण को धारण करना देशों के लिए संभव नहीं है, खासतौर से जो निम्न आय वाले देश हैं, उनको सहायता देने के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया। इस आधार पर दूसरा कथन भी यहाँ पर सत्य हो जाता है। दोनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। आज के तथ्य में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि स्टार्टअप्स के द्वारा जो नए नए एक तरह से विचार प्रस्तावित किए जा रहे हैं 5G तकनीक का उपयोग करके किस तरह से भारत में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके संदर्भ में आप देखें कि मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वो सबसे पहला ऐसा जिला बनने वाला है जो अलग अलग स्टार्टअप्स की जो पहल है इनोवेशन के रूप में, नवाचार के रूप में, उनको स्वीकार करके और 5G तकनीक का उपयोग करके इसको अपने जिले में बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में ये जो शुरुआत हुई है ये काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5G तकनीक का अगर तेजी से विस्तार होगा तो अन्य शहरों में भी आप देखें इस तरह का जो तंत्र है वो बनेगा। यानी स्टार्टअप्स के माध्यम से अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो जनता को 5G तकनीक से देने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप में जो परिवर्तन है उनको बढ़ाने के लिए डिजिटल परिवर्तन का उपयोग किया जा रहा है। यानी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में डिजिटल परिवर्तन की जो भूमिका है वो बढ़ाई जा रही है।
और इसके लिए आप देखें दो प्रमुख रूप में योजनाएं संचालित हैं। पहली अगर हम देखें तो दूरसंचार स्टार्टअप्स और एमएसएमई मिशन, जिसको हम टेलीकॉम स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई मिशन भी कहते हैं, यानी टीएसयूएम। दूसरी अगर हम देखें तो 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसको हम वीपीपी प्रोग्राम भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें प्रमुख रूप से जो हमारे स्टार्टअप हैं, साथ साथ अगर हम बात करें एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इनके साथ एक तरह से भागीदारी की जाती है। और इसके माध्यम से जो भी अलग अलग सुविधाएं हैं वो राज्य सरकार, स्मार्ट शहर या जो आकांक्षी जिले हैं या अन्य प्रकार के जो उद्योग हैं जो इनसे मदद लेना चाहते हैं या इस तरह की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो दूरसंचार विभाग में अनुसंधान विकास की एक संस्था या एक शाखा है सी डॉट, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। उसके द्वारा एक तरह से उभरती हुई जो डिजिटल संचार तकनीक है उनमें एक तरह से आगे बढ़ने के लिए कार्य किया जाता है, उसमें नए नए तरह के विकास किए जाते हैं। और कोशिश ये है कि 5G का उपयोग करके नए प्रकार की जो पायलट परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ाई जाएं, यानी ऐसी तकनीक बढ़ाई जाए जिसमें 5G का उपयोग करके सुविधाएं लोगों तक दी जाएं, जिससे कि स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से कह सकते हैं विकास है वो बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले ने पहली बार ऐसी पहल करी है और कोशिश ये है कि अलग अलग प्रकार की जो भी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उनका 5G तकनीक का उपयोग करके समाधान किया जाए। और इसमें अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स बड़े पैमाने पर मदद दे रहे हैं, जिसमें अगर हम द्वारा सुरभि की बात करें जो द्वारा ई डेयरी स्टार्टअप की पहल है, या अगर हम ईजोफाई की बात करें, बीकेसी एग्रीगेटर्स, लॉगी एआई, या अगर हम सुपरसिटिकल्स और एम्बीपॉड की बात करें, तो इन अलग अलग स्टार्टअप्स के द्वारा मदद दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा में जो एक तरह से स्टार्टअप्स के साथ में एक यहाँ पर एक समझौता किया गया है, तो इसमें प्रमुख रूप से आप देखें कौन कौन से अलग अलग तंत्र मदद करेंगे। जैसे पहला अगर हम सुपरस्यूटिकल्स की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग जो भी टेस्ट होते हैं उनके लिए इन अगर हम हेल्थ कियोस्क की बात करें तो इन हेल्थ कियोस्क में 5G तकनीक का उपयोग करके जो भी अलग अलग परीक्षण होंगे वो आसानी से किए जा सकते हैं और तेजी से होंगे। इन सुविधाओं को सुपरस्यूटिकल्स के द्वारा एक तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये एक स्टार्टअप है। एमपीपॉड के माध्यम से आप देखें ऑटो एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है, यानी छोटे स्तर पर एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो एमपीपॉड उपलब्ध कराएगा। इसमें 5G और 4G तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लॉगी एआई की अगर हम बात करें, इसके माध्यम से आप देखें स्क्रीनिंग के माध्यम से आंखों में मोतियाबिंद रोग की पहचान की जा सकती है और त्वरित और प्रभावी रूप में आप देखें जो इसकी जांच है वो स्मार्टफोन से अगर हो पाएगी तो आसानी से उसके इलाज के संदर्भ में प्रक्रियाएं बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसा लॉगी एआई के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम एजोफाई की बात करें, इनके माध्यम से आप देखें फेफड़े और मस्तिष्क के जो स्कैन है उनका उपयोग किया जाएगा और इन स्कैन के माध्यम से आप देखें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इसके एक तरह से 3D उपयोग किए जाएंगे, जिससे कि जो बीमारी है उनका विजुअलाइजेशन आसान हो पाएगा। टेक एक्सआर के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो भी शिक्षण और पाठन एक तरह से उपकरण है वहाँ पर ऐसे उपयोग किए जाएंगे जिससे कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके 3D इमेज एक तरह से बनाई जाए, यानी अलग अलग हमारी जो पाठ्य सामग्री है उसमें 3D इमेज का उपयोग करके जो भी एक तरह से शिक्षण उसको रुचिकर बनाया जाएगा। बीकेसी एग्रीगेटर्स अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो इनका एक ऐप है फसल सलाह, जिससे किसानों को मंडियों, व्यापारी, राज्य की सब्सिडी या फसल बीमा के संबंध में सूचना दी जाएगी, जिससे वो उनसे जुड़ पाएं और लाभ ले पाएं। द्वारा शुरू भी अगर हम देखें तो ऑनलाइन डेयरी का एक जो कॉन्सेप्ट है द्वारा, उसके द्वारा शुरू पहल है, जिसमें राज्य के जो पशुपालन के विभाग हैं और बीमा कंपनियां हैं उनको मवेशियों के संदर्भ में जो बायोमेट्रिक है उसकी पहचान करने के तंत्र दिए जाएंगे। और साथ साथ आप देखें किसानों को अलग अलग प्रकार की मवेशियों की भविष्य में जो बीमारियां हो सकती हैं उसकी भी एक तरह से भविष्यवाणी देने का तंत्र बनाया जाएगा। यानी पशुपालन में आप देखें जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए द्वारा स्वरूप भी काम करेगा। सी डॉट की तरफ से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तारित करने के लिए जो भी टेली परामर्श दिया जाता है, टेलीफोन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित परामर्श दिए जाते हैं, या अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें उनके माध्यम से कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान दिए जाते हैं, उन सबको एकत्रित किया जा रहा है। और उसके लिए आप देखें तो सी डॉट के द्वारा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, यानी हर प्रकार का तंत्र जो स्वास्थ्य के साथ में टेली परामर्श और ऑनलाइन लर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है उसको एक स्थान पर लाया जा रहा है। तो ये सारे जो तंत्र हैं वो विदिशा में उपयोग किए जाएंगे और इसमें अलग अलग स्टार्टअप जो हमने पीछे अभी नाम देखे उनका प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है, वो इसमें जुड़ेंगे। तो आप देखें 5G तकनीक का उपयोग करके और साथ साथ हमारे जो स्टार्टअप नए प्रकार के विचार आगे बढ़ा रहे हैं, जो नवाचार या इनोवेशन कर रहे हैं, उसका उपयोग सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए भारत में किया जाएगा। ये हमारा 14 जनवरी 2023 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में
अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।